Good morning students. I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों हमने 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है और इसमें हमने ऑलमोस्ट आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवाइज कर लिया है। अब मैं आपको आपकी जो पहले सेकंड यूनिट थी इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के तो मोस्टली पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब डिडक्ट कर दिए गए आपके सिलेबस में से। तो मैं आपको बच्चों सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर आपका करवा रही हूँ और ये मैं एस चांद की बुक में से रिवाइज आपको करवा रही हूँ। बच्चों देखिएगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेटा मैटर के बारे में तो आप सभी को पता है, मैटर क्या होती है, मैटर का क्लासिफिकेशन, ये सभी पोर्शन डिडक्ट कर दिए गए हैं सिलेबस में से। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर थोड़ा सा मास हो, वो सब कुछ क्या है बच्चों, मैटर है। आप अपने चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हैं वो सब कुछ मैटर है। अब हमें ये पता लगाना है कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, तो मैटर प्योर है या इम्प्योर है। आप देखते होंगे, जैसे आप शुगर के क्रिस्टल देखते हो, शुगर के दाने देखते हो, तो वो अलग पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। आप सैंड देखते हो, मिट्टी, तो वो अलग पार्टिकल से मिलकर के बनी हो। आप सोडियम क्लोराइड देखते हो घर में, NaCl, वो अलग पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई। क्या ये सारी चीजें प्योर हैं? आप बाजार में भी जाते हैं, आपको जैसे मिल्क लेने गए, उस पर लिखा होता है पैकेट पे प्योर मिल्क, प्योर घी, लेकिन केमिस्ट्री में प्योरिटी का मतलब कुछ और है। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। बेटा देखिएगा, इफ वी ऑब्जर्व सम शुगर एंड सम सोइल, मिट्टी, प्लेस्ड ऑन डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वी विल फाइंड दैट कलर, शेप एंड साइज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर सेम। बेटा अगर हम शुगर और सैंड, मिट्टी को मैग्नीफाइंग ग्लास, जो इसके मतलब इसको बड़ा करके दिखाए क्रिस्टल को, आप देखेंगे शुगर के जितने भी क्रिस्टल हैं, जितने भी दाने हैं, सबका कलर, शेप और साइज सभी पार्टिकल का शुगर का सेम है। लेकिन आप मिट्टी में क्या पाएंगे कि जितने भी पार्टिकल हैं उनका साइज आपको अलग अलग मिलेगा, हो सकता है कलर भी अलग अलग मिल जाए। तो बच्चों देखिएगा आगे, बट द सोयल कंटेन्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल द सोयल कंटेन्स, सोयल में क्या क्या हो सकता है, क्ले पार्टिकल हो सकते हैं, सम ग्रास पार्टिकल हो सकते हैं, इवन सम डेड इंसेक्ट एक्सेट्रा। आप देखेंगे जो मिट्टी है, जो सोयल है, उसमें काफी तरह के पार्टिकल हो सकते हैं। नाउ शुगर विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ वन काइंड इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। शुगर जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल है उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। वेयर एज सोयल विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड्स, सोयल जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल है, इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं बच्चों। From this we conclude that all matter around us is not pure। दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, अभी और भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो सारी प्योर नहीं है। तो बेटा प्योर का मतलब जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो उसको प्योर कहेंगे, और जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हो उसको क्या कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे। द मैटर अराउंड अस, द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप। हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो दो टाइप की होती है। नंबर 1 प्योर सब्सटेंसेस एंड नंबर 2 मिक्सचर। अभी हमने समझा है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कैसे होते हैं बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। वी विल नाउ डिस्कस प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर इन अ लिटिल मोर डिटेल। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं और एग्जांपल आपको देती हूँ। देखिएगा, आप बाजार से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आते हैं, पेप्सी, मरिंडा, लिम्का। अब आप जितने भी ग्लासेस में इनको डालते हैं, कलर भी सेम होता है, आपको टेस्ट भी बराबर आता है, लेकिन ये प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर? क्योंकि ये काफी सारे पार्टिकल्स का मिक्सचर है। शुगर भी होती है, फ्लेवर भी होता है, और कई तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती, कई तरीके के रिएजेंट इसमें होते हैं। तो वैसे तो हमें प्योर लगता है, लेकिन उसमें काफी सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, काफी सारे टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो वो साइंस की अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो वो इम्प्योर सब्सटेंस है बेटा। प्योर सब्सटेंस के
में दो टाइप होते हैं बच्चों, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। बेटा आपने NaCl देखा है, सोडियम क्लोराइड नमक जिसको कहते हैं, घर में यूज करते हैं। कभी इसके छोटे छोटे दाने देखे, क्रिस्टल देखे, सबका साइज सबका कलर एक जैसा होता है, शेप साइज कलर एक जैसा होता है। तो ये भी क्या है बच्चों, प्योर सब्सटेंस। काफी सारे प्योर सब्सटेंस हमारे आसपास प्रेजेंट है और इम्प्योर भी काफी सारे हैं। दिस पार्टिकल में भी एटम और मोलिक्यूल, ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मोलिक्यूल। मैं आपको कहूं बेटा, आपने आयरन मेटल देखी है, आयरन Fe, लोहा। अब आयरन में तो सारे आयरन के ही एटम मिलेंगे, तो आयरन क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इसमें तो जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है वो एटम है। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O की बात करूं, तो सबने देखा है, वाटर डेली देखते हैं, ओके। तो वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर में केवल वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। So we can say that a pure substance is one which is made up of only one kind of atom or molecule। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए, उनको क्या कहते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड सल्फर एटम। सल्फर का सिंबल होता है S। ये किससे मिलकर के बना हुआ है, केवल सल्फर के एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो ये कैसा है बच्चों, ये प्योर सब्सटेंस है। ऑल द एलिमेंट और कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट है और कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस होते, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वो एक ही तरह की पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। दस ऑल द एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं वो सारे क्या है बच्चों, प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली ऑल द कंपाउंड सच एज वाटर इंक्लूडिंग आइस, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सुगर, कॉपर सल्फेट, अलम जिसको फिटकरी कहते हैं, एल्यूमिनियम, पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4, कैम्फर जिसको हम कपूर कहते हैं, नेफ्थलीन कहते हैं, एंड सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर सम प्योर सब्सटेंसेस। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। तो बच्चों जितने भी कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस है, जितने भी एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस है। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। एक प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा, जिनसे मिलकर के सब्सटेंस बना है वो पूरे सब्सटेंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमारे पास वाटर का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो वाटर किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो अगर आपके पास 1 ग्लास वाटर है तो पूरे 1 ग्लास वाटर में आप ऊपर से वाटर ले लो ग्लास में से, बीच में से, नीचे से, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, जो परसेंटेज है वो इक्वल है। इसका मतलब होता है बच्चों होमोजीनियस, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंस को किसी फिजिकल मेथड से अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे वाटर को किसी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं किया जा सकता। अ प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है। कंपोजिशन का मतलब जिससे मिलाकर के हमने बनाया है वो कंपोजिशन होती है। एज वेल एज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर किससे मिलकर के बना हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, ओके बच्चों। और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है। तो वाटर क्या है बच्चों, एक प्योर सब्सटेंस है। आप काफी सारे प्योर सब्सटेंसेस इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आगे सीखेंगे उनके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंसेस, और जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर। A mixture is one which contain 2 or more different kind of particles, atoms or molecule। एक मिक्सचर में क्या होता है, अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल एटम्स और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के होंगे। इन अदर वर्ड, अ मिक्सचर कंटेन 2 or more pure substances mixed together। एक मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं जिनको मिक्स किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ट सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंस। सोल्ट सोल्यूशन हमने बनाया,
सोल्ट सॉल्यूशन का मीन्स हमने वाटर और सोल्ट को मिक्स किया। आप लेमन वाटर बनाते हैं, जब आप क्या करते हैं वाटर में शुगर ऐड करते हैं, वो भी क्या है मिक्सचर। दो तरीके के पार्ट सब्सटेंस हो गए, एक तो हो गया वाटर और एक हो गया शुगर जिनको हमने मिक्स किया है। या आप सोल्ट वाटर को मिक्स करते हैं तो दो तरह के सब्सटेंस हो गए, सोल्ट हो गया और वाटर हो गया। ओके, एंड मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। मिल्क भी एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? वाटर होता है मिल्क में, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं। ऑल मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी मिक्सचर है सारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि उनमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल होते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आर, कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर। सी वाटर में भी सॉल्ट और काफी सारे सॉल्ट होते हैं। एयर, एयर भी मिक्सचर है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। शुगर केन जूस, गन्ने का रस, वो भी एक मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी मिक्सचर है। शरबत भी मिक्सचर है। जगरी, गुड़ भी मिक्सचर है। रॉक्स जो चट्टाने होती है वो भी मिक्सचर है। मिनरल्स भी मिक्सचर है। पेट्रोल भी मिक्सचर है। एलपीजी भी मिक्सचर है। बायोगैस, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन। 55 से 70% मीथेन होती है। टैप वाटर, टी, कॉफी, पेंट, वुड, सोयल, ब्रिक्स, ईट, ये भी मिक्सचर है। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोल्ट और वाटर मिला लिया, इवेपरेट कर दो, वाटर को इवेपरेट करवा दो, तो आपका जो वाटर इवेपरेट होके क्या बच जाएगा? सोल्ट बच जाएगा बेटा। सैंड और वाटर मिलाया आपने, सॉरी मिट्टी आपने मिलाई है वाटर में, तो आप फिल्टर कर दो, सेपरेशन हो जाएगा। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती है। अब मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन और फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। कंपोजिशन फिक्स होने का मतलब, अगर आपने लेमन वाटर बनाया है, आपको शुगर कम लग रही है तो आप शुगर और ऐड कर सकते हैं। सोल्ट वाटर का मिक्सचर बना रहे हो, सोल्ट और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। हमारे चारों तरफ जो ज्यादातर मैटर है उसमें टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखिएगा बच्चों। सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड एक एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड, नमक, एक कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। जगरी, गुड़ जिसको हिंदी में कहते हैं, ये इम्प्योर सब्सटेंस है बेटा। तो आज हमने बच्चों इस लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा? प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। मैं आपको एहसान से ये अब चैप्टर करवा रही हूँ। आई होप बच्चों आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जिन बच्चों ने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए, नहीं समझा, प्लीज इसको अच्छे से करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों। Good morning students. In our previous lecture we have discussed about a growing middle class and some new changes and about some philosophers of your chapter number 1, the French Revolution, from your history book. So today we will discuss about the outbreak of the revolution. So as you all know about the philosophers, so these ideas of philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. Then students, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि फिलोसोफर्स के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे, तो थर्ड स्टेट के पीपल जिनको हम मिडिल क्लास बोल रहे हैं, वो एक तरह से उभर के सामने आए। उन्होंने अपने कुछ ऑपोजिशन जो है वो शो किया फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लिए। देन कॉफी हाउसेज जो थे एंड सैलून्स जो थे, वहां पे आपस में एक तरह से डिबेट होने लगी। इन फिलोसोफर्स के जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में लोग डिस्कस करने लगे आपस में। बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी लोगों के पास ये चीजें फैलाई जाने लगी। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब अनपढ़ लोग जो थे उनको ये विचार बताने के लिए, दिखाने के लिए बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू उनमें जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि वो भी अच्छे से समझ सके जो लिख और पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए। सो द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान। अब इसके दौरान क्या हुआ कि जो लुइस 16 थे, प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट।
created anger and protest against the system of privileges. अब लुइस 16 ने राज्य की खर्चों की पूर्ति के लिए फिर से टैक्सेस को इम्पोज कर दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। और इस खबर का जब लोगों को पता लगा तो एकदम से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और वो सारे लुइस 16 के खिलाफ हो गए और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा भड़क उठे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मीन्स क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग कैसे हुआ। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन। आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि किन रीजन से लुइस 16 ने टैक्सेस को इंक्रीज किया था, बढ़ाया था। क्योंकि हमने पढ़ा कि बहुत सारा कर्ज जो है उनके ऊपर था, साथ में अपने महल के खर्चे को चलाने के लिए लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किए गए थे। तो एक्सपेंसेस जितने भी थे जो बढ़ते जा रहे थे, जो खर्चे थे राजा के, उन सबको भरने के लिए वो टैक्सेस यूज करते थे और सारा टैक्स जो है थर्ड एस्टेट के लोग पे करते थे। सो हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस। तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसने लुइस 16 ने ऐसा किस तरह से किया होगा। द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम। अब जो ओल्ड रिजाइम था जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, प्राचीन राजतंत्र जो 1789 से पहले था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मोनार्क मींस राजा जो है वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। किस लिए? टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन इन फ्रांस मीन्स वो अकेला डिसाइड नहीं कर सकता अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स वो नहीं लगा सकते थे, ना ही कोई टैक्स को इंक्रीज कर सकते थे। अब इसके लिए उन्हें क्या करना होता था? Rather he had to call a meeting of the Estates General which would then pass his proposals for new taxes। अब उनको इसके लिए एस्टेट जनरल, जिसको हम एक प्रतिनिधि सभा बोल सकते हैं, या एक मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ती थी। देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, और जितने भी नए टैक्सेस राजा इम्पोज करना चाहता था तो उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी एस्टेट जनरल से। मींस एक मीटिंग में डिसाइड होता था कि कौन से टैक्सेस राजा लगा सकता है और कौन से नहीं। The three estates sent their representatives to the estate general, who was a political body। एस्टेट जनरल जो है एक राजनीतिक संस्था थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। अब जिसमें 3 एस्टेट्स जो थे सोसाइटी के, वो सभी अपने अपने अलग अलग लोगों को भेजते थे, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। ऑल्दो द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, लेकिन इन सब के लिए राजा डिसाइड करता था कि कब वो मीटिंग बुलाएगा और इस संस्था की बैठक को जो है, इस मीटिंग को कब बुलाया जाएगा। तो द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। इससे पहले 1614 में ये मीटिंग बुलाई गई थी एस्टेट जनरल की। सो नेक्स्ट टाइम ऑन 5 May 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। फ्रांसीसी राजा जो थे लुइस 16, उन्होंने न्यू टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए, उस पे प्रपोजल्स लेने के लिए, उनकी मंजूरी लेने के लिए 5 May 1789 को बुलाया ताकि वो टैक्सेस को इम्पोज कर सके और टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। सो ए रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस बैठक के लिए जो वर्साई का एक बहुत आलिशान भवन था, एक आलिशान महल जो था, उसको सजाया गया। 300 representatives were sent by first and second estates who were seated in rows facing each other on two sides while the 600 members of the third estate had to stand at the back। तो क्या हुआ कि 300 इस तरह की जो परमिशन थी, लेकिन हमने देखा कि थर्ड एस्टेट के पीपल्स काफी ज्यादा थे, तो 2 एस्टेट की तरफ से पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, जिन्हें आमने सामने की लाइनों में एक दूसरे की तरफ फेस करके वो सारे बैठे हुए थे। while the 600 members of the third estate had to stand at the back। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो टोटल 600 थे और उनको फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पीछे रो में खड़ा कर दिया गया। तो एक तरह से
the third estate was represented by its more prosperous and educated members. थर्ड एस्टेट के जो पीपल्स थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां उस ग्रुप के जो कुछ प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे वो. देन peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. इस मीटिंग में, इस असेंबली में पीजेंट्स का, आर्टिसंस का मीन्स किसानों का, कलाकारों का और औरतों का, इनको डिनाई किया गया था. एंट्री टू द असेंबली मीन्स इनको एक तरह से सभा में प्रवेश करने की, एंट्री करने की परमिशन नहीं थी. Although their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. लेकिन फिर भी लगभग 40,000 लेटर्स जो है उनके माध्यम से उनकी जो कंप्लेंट्स थी, उनकी जो डिमांड्स थी, उनको उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी, लिस्ट आउट किया गया था, जिसे कौन लेके गए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे थर्ड एस्टेट की तरफ से. ओके. नेक्स्ट, वोटिंग इन द एस्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. अब एस्टेट जनरल के कुछ नियम थे, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सभी एस्टेट्स को एक एक वोट देने का राइट प्राप्त था. ओके. दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट, की हर एस्टेट का एक मेंबर एक वोट देगा, सभी वर्गों को एक एक वोट देने का अधिकार था. दिस टाइम to Louis XVI was determined to continue the same practice. अब लुईस 16 ने यही मतदान जो है जारी रखा कि इसी तरह से हम वोटिंग कराएंगे कि जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा. देन This time too Louis XVI was determined to continue the same practice. Sorry, Louis XVI जो है वो चाहता था कि पहले की तरह एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी उसमें तीनों एस्टेट की तरफ से सिर्फ एक वोट जो है मिले. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, एक बार बेटा दोबारा से इसको रिपीट करना, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट. ठीक है. लेकिन मेंबर्स जो थे थर्ड एस्टेट के, उनकी डिमांड थी कि वोटिंग अब इस तरह से कंडक्ट कराई जाए कुछ बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जहां पे हर एक सदस्य एक वोट थे. दोबारा से एक बार सुन लीजिए, रिपीट कर देती हूँ कि पहले का जो सिस्टम था, स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी वो कंडक्ट होती थी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट, कि एक एस्टेट की तरफ से वन वोट, जबकि थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स ने डिमांड की अभी वो इस तरह से की कि प्रत्येक मेंबर जो है एक वोट देगा. दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स नेम्ड रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो सिद्धांत था ये एक तरह से कहां से लिया गया रूल था? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर, जो हमने फिलोसोफर्स के बारे में डिस्कस किया था. तो रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और उसमें इसके बारे में बताया गया था. ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था. Members of the third estate walked out of the assembly in protest when proposal was rejected by the king. जब ये प्रपोजल राजा के सामने रखा गया, लुईस 16 के सामने, तो उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. और उससे क्या हुआ कि जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल वहां पे अपना गुस्सा दिखाया और विरोध प्रकट करते हुए वो सभा से बाहर चले गए जब राजा ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेटिव्स of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. अब जो एस्टेट जनरल थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपना एक तरह से अपने आप को वो स्पोक्समैन समझ रहे थे. मींस पूरे फ्रेंच नेशन के सामने वो अपने आप को एक लीडर समझ रहे थे कि हम जो आवाज उठा रहे हैं वो एक तरह से राइट है और हमें लोगों का जो राइट्स हैं वो दिलाने भी होंगे. सो दे असेंबल्ड इन द होल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स ऑन 20 जून. अब उन्होंने किया क्या कि 20 जून को जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इन नेशनल असेंबली एंड स्वॉर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड रिड्यूसेस द पावर्स ऑफ द मोनार्क. अब उन्होंने इस चीज को शपथ ली अपने आप से.
उन्होंने कहा कि अपने आप को नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित किया है और उन्होंने शपथ ली कि जब तक राजा की शक्तियों पर रोक नहीं लग जाती या रोक लगाने वाला कोई कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये असेंबली को डिस्पर्स नहीं करेंगे, असेंबली को भंग नहीं करेंगे, मीन्स ये असेंबली बनाए रखेंगे। ओके, दे वर लेड बाय मिराबे एंड आबे सिया। अब वो दो लोग उनकी लीडरशिप कर रहे थे, मिराबे एंड आबे सिया। Mirabe was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. मियाबे जो है एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, नीड टू डू अवे विद ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। अब उन्होंने देखा कि वो एक इस तरह के स्पेशल राइट्स वाला जो समाज था उनको वो उसकी समाप्ति को जरूरी मान रहे थे। तो he brought out a journal and delivered powerful speeches to the gatherings assembled at Versailles. तो उन्होंने एक अपनी ऐसी बुक निकाली और वर्साय में जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई थी उनके सामने जोरदार भाषण भी दिए। So while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. अब इसमें बता रखा है कि जब पूरा जिस समय नेशनल असेंबली जो थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा बनाने के लिए उसमें जुटी हुई थी, तो उस समय पूरे फ्रांस में एक आंदोलन चल रहा था। इस सेवर विंटर हैड मीन्ड ए बैड हार्वेस्ट, और ज्यादा ठंड पड़ने के कारण फसलें खराब हो गई थी। बहुत ज्यादा प्राइस जो है बढ़ रहे थे। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो रही थी कि जो फसलें खराब हो गई थी अधिक ठंड पड़ने के कारण, और प्राइस बढ़ रहे थे रोटी के। बेकरी जो थे, बेकरी मालिक जो थे वो सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे और वो अपना जमा करने में लगे हुए थे। मीन्स महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी गई थी। सो बेकरी की दुकान पर बहुत ज्यादा घंटे घंटे इंतजार करने के बाद औरतों को गुस्सा आ गया। देखेंगे अब हम इधर, आफ्टर क्राउड्स आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन पीस ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स। मींस दुकानों पर बहुत देर तक वेट करने के बाद वहां जो वुमेन थी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से दुकानों पे ही धावा बोल दिया। मीन्स एक आपस में लोग झगड़ने लगे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और वही टाइम था जब दूसरी तरफ जहां जो किंग थे उन्होंने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया, अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना को पेरिस में मूव करने का आदेश दे दिया। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल एट 14 जुलाई। तो अब हम ये स्टोरी जो है बैक में पढ़ रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वहीं पे हम पहुंच गए हैं कि ये वही टाइम है 14 जुलाई का, जब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था और राजा ने ऑर्डर दे दिया था कि जो ट्रूप्स है, उसकी जो सेना है वो पेरिस की तरफ मूव कर जाए। पेरिस जो है कैपिटल था एक तरह से। तो इस तरह से गुस्से में भीड़ ने 14 जुलाई को एक तरह से जो बास्टाइल प्रिजन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके ऊपर धावा बोल दिया और उस पर बिल्कुल पूरी तरह से हमला कर दिया। सो स्टूडेंट्स, this is all about your today's topic, and tomorrow we will discuss our further chapter. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे पाठ 13 के प्रश्न उत्तर। पाठ था हमारा ग्रामश्री। तो पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो उत्तर आएगा, गांव अपनी सुंदरता के कारण और विविधता के कारण लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए उसे हरता जनमन कहा है। गांव अपनी सुंदरता के कारण और विविधता यानी अनेकता, जो विविध अलग अलग उसमें जो हमको फसलें दिखाई थी, उनके हरा रंग दिखाया था, वो सभी विविधता के कारण लोगों को आकर्षित करता है, इसीलिए उसे हरता जनमन कहा, यानी सभी के मन को हरने वाला। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो कविता में बसंत के सौंदर्य का वर्णन है। गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? मरकट कैसा है बेटा? हरे रंग का होता है। तो पन्ना नामक हरे कीमती रत्न को मरकट कहा जाता है। मरकट किसे कहते हैं? पन्ना नाम के हरे कीमती रत्न को मरकट कहा जाता है। गांव हरा भरा है, पन्ने के रंग का है।
क्योंकि गांव भी हरा भरा है और जो पन्ना होता है यानी जो मरकत है वो भी कैसा होता है, हरा होता है, और वह पन्ने के समान ही बहुमूल्य है। और जो गांव है वो भी जिस प्रकार से जो रत्न है पन्ना वो बहुमूल्य होता है, वैसे गांव भी कैसा है, हमारा बहुमूल्य है। डिब्बे में बहुत सी अन्य वस्तुएं होती हैं, गांव रूपी पन्ने में भी, कि डिब्बे में भी अनेक वस्तुएं सजी हैं। कि जिस प्रकार से डिब्बे में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी प्रकार से जो गांव है उसके अंदर भी अनेक सी वस्तुएं सजी हुई हैं। जिस प्रकार से हमने उनके पेड़ों के, फसलों के, सब्जियों के, फूलों के बारे में पढ़ा, तो वही सब। आगे है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, तो अरहर सनई के तने सुनहरे रंग के होते हैं। अरहर और जो सनई के तने हैं वो कैसे रंग के होते हैं, सुनहरे रंग के होते हैं। इसलिए कवि को वो सोने की किनकिनियों यानी घुंघरू लगी करघनियों के समान दिखाई देते हैं। किसके समान दिखाई देते हैं, किनकिनियों यानी घुंघरू लगी करघनियों के समान वो दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सुनहरे रंग के हैं। और उसी प्रकार से जो सोने की किनकिनियाँ हैं वो भी सुनहरे रंग की हो गई, तो इसीलिए उनको करघनियों के समान दिखाई देते हैं। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो इसका क्या भाव है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि गंगा की रेती सूर्य की सप्तरंगी आभा से युक्त होकर लहरों के साथ लहराती हुई सांपों जैसी प्रतीत हो रही है। कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कि हमने पढ़ा था तो आगे कि जब जो गंगा नदी के तट पर वो चले गए हैं तो वहाँ वो देख रहे हैं कि जो बालू रेत है उसके अंदर जो लहरें हैं वो सांपों की जैसे दिखाई दे रही हैं। तो उसी के बारे में कवि ने कहा है कि गंगा की रेती है वो सूर्य की सप्तरंगी, की जब उसके ऊपर रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सप्तरंगी आभा से युक्त होकर लहरों के साथ साथ में लहराते हुए सांपों जैसी प्रतीत हो रही हैं। आगे, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए में से सोए। तो प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि बसंत ऋतु में प्रसन्नचित हरियाली सर्दी की धूप में इस तरह आलस्य से युक्त हो गई है कि वह सोती हुई सी जान पड़ती है। कि जो बसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है कि जो हरियाली है बसंत ऋतु में, कि वो जब, क्योंकि बसंत में क्या होगा, हल्की हल्की ठंड रहेगी, तो सर्दी की धूप जब उसके ऊपर पड़ती है तो इस तरह से लग रही है कि वो आलस से युक्त है, उसमें आलस है कि वो सोई हुई सी जान पड़ती है। आगे, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है आपको कि तिनकों के हरे हरे तन पे हिल हरित रुधिर रहा है झलक। आपको पहले ही बताया कि एक ही वाक्य में एक जो आपका काव्य उसमें काव्य होता है उसके अंदर कई अलंकार हो सकते हैं। तो तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। हरे हरे हिल हरित में अनुप्रास अलंकार आ गया। क्यों, क्योंकि है वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। हरे हरे में विप्सा अलंकार है, जो हरे हरे है वो दो बार आ गया। हरित रुधिर में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास इसलिए है कि यहाँ पर विरोध की जो रुधिर है वो हरे रंग का नहीं होता। तिनकों के तन पर यहाँ पर रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो है तिनकों को क्या माना है, तन माना है, इसलिए रूप मतलब उसके ऊपर आरोप कर दिया गया है, और मानवीकरण अलंकार है क्योंकि मानवीय प्रकृति का आरोप किया गया है। अगला प्रश्न है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है भारत के किस भूभाग में स्थित है। तो यह जो गंगा यमुना के मैदानों में फैली विस्तृत भूभाग का कोई भी गांव हो सकता है। क्योंकि इसमें बेटा गांव का नाम नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जब हमने पढ़ा था कि गंगा की सतरंगी रेती के वो गंगा के तट पर गए हैं, तो इसलिए कवि कह रहा है कि यह गंगा यमुना के मैदानों के फैले किस विस्तृत भूभाग का कोई भी गांव हो सकता है। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न है कि भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कविता में सुंदर प्राकृतिक चित्रण है। बसंत ऋतु में गांव की संपन्नता चित्रित की गई है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि पशु पक्षी पेड़ पौधों तक को अवलोकित और उल्लेख करती है। प्राकृतिक परिवर्तनों का सुंदर चित्रण किया गया है और भाषा सरल और मधुर है। अगला प्रश्न है, आप जहाँ रहते हैं इस इलाके में किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो आप ये प्रश्न आप खुद से करोगे कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर कोई भी मौसम ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता का वर्णन आप कविता के रूप में या गद्य के रूप में आपको करना है। और बेटा ये जो मैं प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ ये हो सकता है कि आपकी बुक में अलग हो, तो आपको ये सभी प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं सभी बच्चों को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे।
मैं रोहित सर आज आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा और इनमें होने वाली जो मूवमेंट है जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों में बात करूँ तो ये क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मतलब सेल की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स की मूवमेंट को क्या कर देता है? रोक देता है। तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के तहत। मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के तहत कुछ मटेरियल क्या करते हैं? अपनी मूवमेंट करते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन के बारे में अगर हम देखें, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। मतलब कि कोई भी जो सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो बेटा हम उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम देखें तो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि भाई देखिए हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं और हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। जब कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कम हो जाती है तो बाहर ज़्यादा है, तो मूवमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ क्या करेगा? एंटर करेगा। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के अंदर जब ज़्यादा हो जाती है और बाहर कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का मूवमेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? डिफ्यूजन का है। डिफ्यूजन क्या बताया मैंने? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन। तो ये डायग्रामेटिकली वे में भी आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। यहाँ देखिए जब कंसंट्रेशन आप देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ देखें तो क्या है? कम। चलिए अब हम करते हैं बात बच्चों ऑस्मोसिस की कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ये केवल सॉल्वेंट कंडीशंस में ही होता है। मतलब मूवमेंट तो होती है पार्टिकल्स की, लेकिन वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की होती है और वो भी मूव करेंगे किस में? हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन to a region of a low water concentration through a selectively permeable membrane is called a osmosis। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, सॉल्यूट का मोटा पार्टिकल दिखाई दे रहा है, वाटर का पार्टिकल, तो इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल ज़्यादा हैं और इस वाले बॉक्स में कम है। ये जो बीच में है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ से जो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो मूवमेंट क्या होगा? थ्रू द हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए ऑस्मोसिस। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर भी बहुत सारी मूवमेंट्स क्या हैं हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, A cell gains water if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell। भी सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब सेल के चारों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और उस टाइप की कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सेल मेंटेन करता है वाटर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर भी उतना ही वाटर कंसंट्रेशन है और बाहर भी उतना ही वाटर का कंसंट्रेशन है,
तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सेल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अब जो लास्ट है वो आ जाता है बच्चों यहाँ पर, यहाँ देखेंगे द सेल लूजेस वाटर इफ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल। सेल क्या करता है, अपनी वाटर को लूज कर देगा। वो लूज कब करेगा, जब उसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए मीडियम के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है तो क्या करे, सेल वाटर को लूज कर देगा और उस टाइप की सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। नोट करने की बात है, द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस। सेल ड्रिंकिंग करेगी वाटर को तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। मतलब सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना तो वो कहलाएगा एंडोस्मोसिस। और वहीं ओमिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सओस्मोसिस। अब मान लीजिए पानी अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, वाटर कंसेंट्रेशन अंदर से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब वो एक्सओस्मोसिस कहलाएगा। ये एंडोसाइटोसिस का डायग्राम दिखा रखा है और ये एक्सोसाइटोसिस का। ये वेसिकल्स दिए गए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसके अंदर तो वाटर कंसेंट्रेशन जा रहा है और यहाँ से वाटर कंसेंट्रेशन बाहर आ रहा है, तो ये एंडोसाइटोसिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। अब लास्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हुए चलें, द सेल इनगल्फ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। मतलब जो कोई सेल है अगर मान लीजिए फूड को इनगल्फ करती है तो वो क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। और इजेक्ट्स करती है वेस्ट मटेरियल तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अमीबा के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, जब वो फूड लेता है तो एंडोसाइटोसिस, जब वो वेस्ट सब्सटेंस छोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बताता हूँ, चलो सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल भी पढ़ाया था आज हमने। तो सेल वॉल क्या है, एक रिजिड आउटर कवरिंग है और सेलुलोज की बनी होती है और ये ज़्यादातर प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। लिविंग सेल, व्हेन ए लिविंग सेल लूजेस वाटर देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ ए सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर सेल वाटर को लूज करेगी तो सेल वॉल के अंदर जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोलाइसिस। और द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। तो जो सेल वॉल है वो हेल्प करती है ताकि अंदर कितना भी मटेरियल क्यों ना चला जाए, वाटर का कंसंट्रेशन कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, तो उसको भ्रष्ट होने से क्या करती है, बचाती है। तो होपफुली आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आज हमें क्या करना है। कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखना है आपको और रिवाइज करना है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत नमस्कार। Hello, good morning students. I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura. Welcome again in English class of class 9th and we are doing the question answer of lesson number 6 beta. Okay, and we have already done I think 6 question of this chapter and now we are going to start our 7th question of this chapter. Okay, let us see on the screen. Question number 7 हमारे पास है. Why was Abdul Kalam asked by the new teacher to sit at the back bench? इसमें यह बताया गया है कि बेटा अब्दुल कलाम को उसके नए अध्यापक ने पीछे जो बेंच जो थी उस पर बैठने के लिए क्यों कहा। तो हम और सभी आप सभी जानते हैं कि बेटा वो पचा नहीं पाया कि भाई हिंदू का लड़का मुस्लिम लड़की के साथ कैसे बैठा हुआ था। ये इसका आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में आंसर क्या है। अब्दुल कलाम वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच विद हिज क्लोज फ्रेंड रामानंद शास्त्री। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल कलाम जो थे वो सामने वाली बेंच पर अपने मित्र रामानंद शास्त्री के पास बैठे हुए थे।
हु वाज ए सन ऑफ हाई प्रिस्ट, जो कि एक उच्च पुजारी का लड़का था। द न्यू टीचर आस्क्ड अब्दुल कलाम, यही कारण था बेटा। नए अध्यापक ने अब्दुल कलाम से टू गो टू द बैक बेंच, कहा गया पीछे बेंच पे चल जाए, बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट, क्योंकि वो सहन नहीं कर सका, दैट ए मुस्लिम बॉय शुड सिट विद द सन ऑफ हिंदू प्रिस्ट, कि एक मुस्लिम लड़का जो है एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ कैसे बैठ सकता था। यही कारण था। बिल्कुल आंसर सही है, समझ में भी आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, व्हाट वाज दैट विच अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड द यंग न्यू टीचर, यानी वो जो युवा अध्यापक आया था वो कैसे सुधरा, उसने अपने आप को रिफॉर्म किया, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाला। तो कैसे उसने रिफॉर्म किया, आइए आंसर देखिए। When Lakshmana Shastri was told how the teacher had sent Abdul Kalam to communal intolerance, to backbench, जब लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को बताया कि उसने अब्दुल कलाम को बैक बेंच पर क्यों भेजा, ही सेंट फॉर द टीचर, तो उसने टीचर को बुला लिया। ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ कम्युनल इंटॉलरेंस, उसने उससे कहा कि आप ये जो है सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर बच्चों के मन में न डाले। दिस रिफॉर्म द टीचर, इससे उस अध्यापक ने अपने आप को रिफॉर्म किया यानी सुधारा, और हम ये भी कह सकते हैं उसने अपने आप को इस बुराइयों से दूर रखा। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, व्हाई डज अब्दुल कलाम थिंक दैट हिज साइंस टीचर वाज समथिंग ऑफ ए रिबल, अब्दुल कलाम जो है वो अपने विज्ञान के अध्यापक के बारे में क्यों सोचते हैं कि वो वास्तव में एक रिबेल है। आंसर देखते हैं। हम सभी जानते थे उसका जो साइंस का टीचर था सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक विज्ञान के अध्यापक थे। द साइंस टीचर बिलीव्ड इन ब्रेकिंग द सोशल बैरियर, सबसे बड़ी बात है बेटा, उसके जो विज्ञान के अध्यापक थे उनका विश्वास था सामाजिक बंधनों को तोड़ना जो लोगों को आपस में मिलने से रोकते हैं, जैसे कि ये हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, या ये मुस्लिम है मैं हिंदू, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इनको कहते हैं सोशल बैरियर। ही फेल्ट दैट बैरियर्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट डिवाइडेड द सोसाइटी, उन्होंने महसूस किया धर्म से संबंधित जो हमारे बैरियर्स हैं और हमारा धर्म और हमारी जात जो है वो सोसाइटी को बांटती है। आप भी भली बात जानते हो। इन दिस रेस्पेक्ट ही वाज ए रिबेल, इस संदर्भ में वो अपने आप में एक विद्रोही थे। समाज में कोई भी हम नया काम करते हैं तो उसका सबसे पहले विद्रोह होता है, और यहाँ पर भी रिबेल ही लगाया गया है। 10th हमारे पास है, अब्दुल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूं कि तुमको जाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हु सेड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को किसने कहा, एंड व्हेन और कब कहा। आंसर देखिए बेटा, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम रामेश्वरम से जाना चाहते थे, एंड गो टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में जाना चाहते थे, इन रामनाथमपुरम में, फॉर हायर स्टडी, उच्च शिक्षा के लिए। When he sought his father permission, he was told that he had to go away to progress in life. जब उसने ये परमिशन अपने पिता से ली तब उसे कहा गया कि उसको जाना पड़ा उन्नति के लिए। अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें अपने जो ओरिजिन प्लेस को छोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है,
What made Shivashu Barmandam Iyer wife change her mind? भाई शिवाशु मंडम अय्यर जो थे उसकी पत्नी का दिमाग कैसे बदला, देखते हैं। शिवाशु बर्मंडम अय्यर वाइफ वाज कलाम हैविंग मील फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। अय्यर साहब की जो पत्नी है उसने कलाम को किचन के दरवाजे के पीछे से भोजन करते हुए देखा। शी डिड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन द वे, और उसने उसके खाने पीने के तरीके में कोई फर्क नजर नहीं आया। ही हैड हिज मील, भोजन करने में। दिस मेड हर चेंज हर माइंड, इससे उसका दिमाग बदल गया। ऑन हिज नेक्स्ट विजिट, और अगली उसकी विजिट पर, टू हिज टीचर्स हाउस, जब वो अपने अध्यापक के घर गया अय्यर साहब के, शी टुक कलाम इनसाइड द किचन, तो वह स्वयं कलाम को रसोई घर में ले गई। एंड सर्व्ड हिम फूड, उसे भोजन परोसा। विद हर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को आज 5 क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन 11 तक। कल हम करेंगे 12, 13 और 14 और लॉन्ग क्वेश्चन। ये सभी ने अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में बेटा इनको करना है, ये देख लीजिए। और आपसे उम्मीद है कि हैंडराइटिंग आप बेटा साफ साफ करोगे। थैंक यू। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 12, exercise 12.2. लास्ट क्लास में हमने, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोरल डिज़ाइन है फ्लोर पर, उसमें 16 टाइल्स हैं। विच आर ट्राइंगुलर, जो क्या है ट्राइंगुलर शेप में है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स की साइड्स 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमें कॉस्ट ऑफ टाइल्स के ऊपर जो पॉलिश करनी है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट हमें एक टाइल की गिवन है 50 पैसे, हमें 16 टाइल्स की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। उसके लिए हमें साइड्स गिवन है। A इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। पहले हम क्या करेंगे, S फाइंड करेंगे। S क्या होता है, सेमी पैरामीटर। A प्लस B प्लस C बाय 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 बाय 2, 9 और 28 37 एंड 35 को ऐड करेंगे 72 बाय 2, कैंसिल करेंगे 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर क्या आ गया, सेमी पैरामीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल का करेंगे। एरिया क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमने फाइंड किया 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35। सोल्व करेंगे। 36 माइनस 9 27, 36 माइनस 28 8, 36 माइनस 35 1। अब इसके स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे। देखो 36 6 जा 27, 3 9 3 3 इंटू 3 28, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 पेयर में है, रूट से बाहर
3 भी एक पेयर में है, वो भी रूट से बाहर, एक पेयर 2 का भी है, वो भी रूट से बाहर। रूट के अंदर आएगा 3 इंटू 2, ये आ गया 6 3 जा 18, 2 जा 36 रूट 6। अब 36 रूट 6 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ टाइल्स है। अब हम इसको रूट 6 को सोल्व करेंगे। 36 रूट 6 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.45 के। 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 1 टाइल का है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 16 टाइल्स। 16 मल्टीप्लाई बाय 88.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आएगा 16 टाइल्स का। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन टाइल्स 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसे को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 50 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1411.2 16 टाइल्स का निकालना है। इसको सोल्व करेंगे हम। 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 7 जा 14, 0 2 5 जा 10, 2 6 जा 0.26 जा 12। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ गया हमारे पास 705.60 रुपीज़। हमने यहाँ पर जो पैसे थे उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। तो टोटल 16 टाइल्स की कॉस्ट, टाइल्स को पॉलिश करने के लिए टोटल रुपीज़ कितना आएगा हमारा? 705 रुपीज़ 60 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter। जो फील्ड है वो ट्रेपीजियम की शेप में है, उसकी पैरेलल साइड्स गिवन है एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स 14 और 13 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब देखो एरिया ऑफ फील्ड के लिए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है तो इसके लिए हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन की। बी एम परपेंडिकुलर ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। बी एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी and BE is parallel to AD, therefore ABED is a parallelogram। ABED पैरेललोग्राम है। AB इज इक्वल टू में DE 10 मीटर एंड BE इज इक्वल टू में AD इक्वल्स टू में 30 मीटर। अब लेंगे नेक्स्ट इन ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल BEC में बी साइड्स गिवन हमें BE 13 मीटर, BC 14 मीटर एंड EC 15 मीटर। पहले लेंगे एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। 13 + 14 + 15 डिवाइड बाय 2। 13 14 27, 27 में 15 ऐड करेंगे 42 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करने पर 21 मीटर। सेमी पैरामीटर आ गया। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूले से एस क्या है? 21 21 - 13, 21 - 14 एंड 21 - 15। 21 × 21 माइनस में 13 8,
21 माइनस 14 7 एंड 21 माइनस में 15 6। 21 को 3 7 जा, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 7 एंड 6 को 2 3 जा। ये आ गया 3 पेयर में है, 3 भी रूट से बाहर, 7 का भी पेयर है, 2 4 टाइम्स है तो रूट से बाहर 2 टाइम्स। एरिया आ गया हमारे पास 3 7 जा, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC 1/2 बेस इंटू बेस क्या है इसमें EC एंड हाइट क्या है BM, और एरिया ऑफ BEC कंप्लीट कितना आ गया 84। BM EC हमारे पास 15 है, इंटू में 1/2 है, इक्वल्स टू 84। 1/2 इंटू यहाँ से हम BM फाइंड करेंगे, 84 इंटू 2 अपॉन में 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 56/5, ये आ गया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11.2 मीटर। BM क्या थी, हाइट है ट्रेपीजियम की 11.2। अब BM हाइट आ गई हमारे पास। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD इंटू में हाइट BM, 1/2 10 प्लस 25 इंटू 11.2, 1/2 इंटू 35, 11.2 को सोल्व करने के लिए पॉइंट का यूज़ करेंगे, 10 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये आ गया 28 इंटू में 7, 28 इंटू 7, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 5 19। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ गया 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट ट्रेपीजियम का एरिया। ओके, थैंक यू क्लास।